हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। आज आप सीखेंगे टेंस। ठीक है, टेंस उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्कूल में है या कॉलेज में है या कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिनको टेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से और बहुत ही एडवांस लेवल की टेंस आप सीखेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और जिन बच्चों का उद्देश्य है इंग्लिश स्पीकिंग करना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में बात करना, उनके लिए मैं उनके लिए बता दूं कि आपको इसमें उतना फोकस नहीं करना है। आपको स्पीकिंग पे ध्यान देना है। आप इसको पढ़ करके, इसको समझ करके आप ये जान जाएंगे कि आप और कितने कितने तरह के वाक्य बना सकते हैं या बोल सकते हैं। तो वाक्य बनाने में ये सहायता करेगा, पर आप ये ना सोचे कि इसको सीखने के बाद आप पूरा इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, ये एक सहायक है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह आपके लिए काम करेगा। तो ध्यान दीजिए कि जो बच्चे एग्जाम में हैं और एग्जाम में इनके नंबर मतलब एग्जाम में इनसे प्रश्न आने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी स्पीकिंग करने वाले आप भी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सीखें कि आप कैसे कैसे अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं और उनका बोल बोल कर अभ्यास कर सकते हैं और अपने दिनचर्या में यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के टेंस। अब टेंस में आने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टेंस को समझने से पहले, टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से टेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए वर्ब और आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें पहले आपको पता होना चाहिए। इसको जानने के बाद अब फिर आप टेंस में आएंगे। ठीक है, वैसे टेंस बताता क्या है? तो टेंस बताता है काल को और समय को। ठीक, पर मैंने बताया कि सब्जेक्ट जरूरी है। तो देखिए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट हम कर्ता को कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हम कहते हैं कर्ता को। अब सब्जेक्ट सिर्फ कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट दो तरह से होते हैं। सब्जेक्ट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग का मतलब हो गया सब्जेक्ट जीवित भी होता है, सब्जेक्ट निर्जीव भी होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं राम आम खाता है, ठीक है, तो राम जीवित है और काम वो खुद करेगा। ठीक है, तो राम जीवित है। मैं कहता हूं दिल्ली एक अच्छा शहर है, तो यहां पर कोई व्यक्ति तो नहीं है, पर मैंने किसी के बारे में बात की, दिल्ली के बारे में, तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया? दिल्ली। तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक जीवित होता है और एक निर्जीव होता है। अब देखिए, जो जीवित होगा वो डूअर होगा और जो अजीवित होगा मतलब वो काम नहीं कर पाएगा तो वो नॉन डूअर होगा। क्या होगा भाई? नॉन डूअर होगा। तो डूअर का मतलब होता है कर्ता, मतलब करना। जो जिंदा होगा वो खुद काम को करेगा, जो निर्जीव होगा वो खुद काम नहीं कर पाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे समझेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। राम आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, मतलब लिविंग हो गया। खाने का काम वो खुद करेगा, तो सब्जेक्ट खुद काम करता है तो लिविंग भी होता है और डूअर भी होता है। परंतु सब्जेक्ट अगर ऐसा है जो निर्जीव है और काम भी खुद नहीं कर पा रहे, तो उसको हम नॉन लिविंग और नॉन डूअर कहेंगे। जैसे पेड़ टूट गई, तेज हवाओं से पेड़ टूट गई। अब देखिए, पेड़ एक निर्जीव है और वह टूट गई। वैसे पेड़ को जीवित कहा जाता है, तो आप पेन का एग्जांपल समझ सकते हैं। पेन टूट गया, पेन टूट गया। अब पेन अपने आप को तोड़ तो नहीं पाएगा, ठीक है, ये गिरेगा या हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। अब इसमें जान तो नहीं है, निर्जीव है ये। तो पेन टूट गया अगर मैं कहता हूं तो पेन निर्जीव है और ये किसी अन्य पक्षकार के द्वारा टूटा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है। तो इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक, अब टेंस के लिए जो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, टेंस के लिए जो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए वो दो तीन तरह से डिवाइड है। जैसे कि मैं और आप और बहुत सारे लोग। ठीक है, तो दो व्यक्ति होते हैं, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो जो बोलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं, और मैं को, अब देखिए कई लोग हम बात करते हैं तो कई लोग अपने आप को मैं नहीं हम बोलते हैं, हम राजा हैं। अकेले एक जने बात करता है पर हम बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। तो आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन हुए। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में हम तीन तरह के पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी। अब ये जो मैं बोलूंगा उसको कोई ना कोई सुनेगा, कोई एक व्यक्ति होगा जो सुनेगा। तो आप सुन रहे हैं, तो
आप क्या हुए, सेकेंड पर्सन हुए। अब हम दोनों जिसके भी बारे में बात करें, आपके पापा अच्छे थे या वो खेल अच्छा था, कुछ भी, वो सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, दे ही सी नेम, मतलब वे, वह लड़की, वह लड़का, या किसी का भी नाम, कुछ भी चीज, ये सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो ये बेसिक चीज आपको पता चल गई। तो इतना भी बहुत जरूरी था आपको सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, आपने जान लिया। वैसे इसका बहुत ज्यादा ज्ञान देना है, परंतु टेंस के लिए बस इतना ही जानिए और आगे बढ़िए। अगला आपको जानना है वर्ब। क्या जानना है भाई, वर्ब। तो सब्जेक्ट कोई काम करता है, उसी को हम उसके वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे, मुख्य क्रिया। अब देखिए काम क्या होता है, जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट है पर उसका काम क्या है, खाना, वो आम को खा रहा है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मुख्य काम क्या है, पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप समझ गए कि काम क्या होता है जो सब्जेक्ट करता है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो ऑब्जेक्ट वह चीज होता है जिस पर कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट है, खाना उसका काम है, और ऑब्जेक्ट है आम। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट अगर किसी काम को करता है, तो जिसको अगर हम ऑब्जेक्ट बोलना चाहते हैं या बोल रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट तब कहलाएगा जब उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो राम जब आम को खाएगा तो आम कम होगा कि नहीं, आम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। आम मान लो इतना बड़ा है, खाएगा तो छोटा होगा, खत्म हो जाएगा, तो आम पे प्रभाव पड़ रहा है, तब हम कहेंगे कि आम ऑब्जेक्ट है। अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं बुक पढ़ता हूं, तो बुक पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, बुक कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ हो सकता है उसको, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे कि बुक ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया, वो कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है या किसी विशेष चीज पर, तब हम कहेंगे उसको ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो ये बेसिक चीज आपको पता चल गई। अब टेंस में ये चीज पता होनी चाहिए थी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं। अब आपने जान लिया कुछ बेसिक चीजें। अब आप जानेंगे कि टेंस में क्या क्या चीज आपको बताया जाता है। तो देखिए ये तीनों का ज्ञान हो गया। तो मैं आपको अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि जो आपने वर्ब पढ़ा, ये इसमें तीन तरह के वर्ब आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वर्ब के फॉर्म होते हैं, जैसे कि पहला गो, सेकेंड वेन, थर्ड गॉन, ठीक है। तो वर्ब के टेंस में आपको तीनों फॉर्म पता होने चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो वेन गॉन। इस तरह के आपको बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म मिलेंगे, जो कि आपको इसी चैनल में शॉर्ट वीडियो के द्वारा प्रतिदिन मिल जाएगा, ठीक है। और आप बुक वगैरह में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टेंस को हम काल और समय कहते हैं, ठीक है। टेंस को टाइम एंड समय बोलते हैं, क्योंकि टेंस क्या करता है, समय को बताता है, काल को दर्शाता है। अब समय और काल कितने तरह के होते हैं, तो आप सबको पता होगा, काल होते हैं तीन तरह से, ठीक है। एक भूतकाल, एक भविष्य काल, एक वर्तमान काल, ठीक है। तो इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब चूंकि आपने तीनों काल को जान लिया, तो आपको सबसे पहले किस तरह के सेंटेंस बनाने होंगे, तो आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने होंगे। आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो चार तरह से हैं, चार प्रकार के आप सेंटेंस के वाक्य बनाते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अब सिंपल क्या हो गए, बहुत ही साधारण से काम जो टेंस के भी होते हैं और टेंस से अलग भी होते हैं, ठीक है। दूसरा, ऐसे काम जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में, जैसे आप देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पंखा चल रही है, लाइट अभी चल रही है, ठीक है। तो ये काम जो हम अभी कर रहे हैं, मैं बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये सभी काम कंटिन्यूअस के होते हैं। उसके बाद है परफेक्ट। कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर चुके हैं, कल आप पढ़ाई कर चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं, मैं आज से पहले मैथमेटिक्स क्लास पढ़ा चुका हूं, तो मैंने जो काम कर लिया है वो परफेक्ट होता है। जो काम पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, तो वो परफेक्ट कहलाते हैं। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, ये लास्ट टॉपिक है। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम आप लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। जैसे मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं पिछले 5 सालों से गणित पढ़ाते आ रहा हूँ, ये हो गया परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अब सारे के सारे टॉपिक एक साथ नहीं समझ पाएंगे, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो अब इन सब में आपको और क्या क्या बनाना पड़ेगा,
तो सिंपल सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो सेंटेंस के टाइप्स हैं कि अलग अलग तरह के सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि सेंटेंस होता है सकारात्मक, सेंटेंस होता है नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो आप एक सेंटेंस को कैसे 4 तरह से बना सकते हैं, आज आप ये भी सीखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं, एग्जाम में नंबर पाना चाहते हैं, तो प्रश्न यहां से आते हैं। ठीक है, प्रश्न यहां से आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को कहा जाएगा निगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, या निगेटिव को बोलेगा अफर्मेटिव में कन्वर्ट कीजिए, या बोलेगा सकारात्मक को, अफर्मेटिव को इंटर प्लस निगेटिव में बदलिए। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर अगर आप इस वीडियो को आज पूरा ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए, तो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम सिंपल सेंटेंस को समझते हैं, किसको समझते हैं? सिंपल सेंटेंस को। तो देखिए, मैंने हेडिंग दिया सिंपल सेंटेंस। क्या हेडिंग दिया? सिंपल सेंटेंस, जहां पर मैं आपको तीनों तरह के काल बताऊंगा कि हम भूत, भविष्य, वर्तमान के काल मतलब के वाक्य कैसे बनाएंगे, और उसी को अफर्मेटिव फिर निगेटिव में कैसे बदलेंगे, फिर इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, फिर इंट्रा और निगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो आज आप सब चीज को सीखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, एक के साथ साथ आप सब चीज को सीख जाएंगे। तो जैसे अफर्मेटिव प्रेजेंट में अगर मैं कहता हूं सिंपल सेंटेंस कि मैं चावल खाता हूं, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग सीखना चाहेंगे तो क्या होता है? तो क्रियाओं के अंत में आपको ता लगाना है। लास्ट में क्रियाओं के अंत में जिसमें ता हो वो सब सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं खाता हूं, तो खाना काम है खाना, लेकिन ता लग गया, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। देखना, लेकिन यहां ता लगा है। पीना है ना, पीऊं पीना, पर यहां गा लगा है। अब चूंकि ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो हर क्रिया के अंत में ता होता है। पढ़ना, लेकिन मैं बोलता हूं मैं पढ़ता हूं, तो ता हो गया। बोलना, पर मैं बोलता हूं मैं बोलता हूं। तो जब भी आप ऐसे वाक्य कहते हैं जिसके साथ क्रियाओं के अंत में ता आ जाए, क्रियाओं के साथ ता रहे लास्ट में, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। पहचान हो गई, पता चल गया। तो आपको बुक में, गाइड में या ट्यूशन में पढ़ाए होंगे कि ता है, ती है, तो है, ये भाई ता 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 होता है। खैर ऐसे नहीं पढ़ा जाता, पर आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैंने लिखा एक सेंटेंस, मैं चावल खाता हूं। क्या है ये? अफर्मेटिव है। यहां पर मैं एक सकारात्मक बात कर रहा हूं कि मैं चावल खाता हूं, ठीक। अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? मैं चावल नहीं खाता, मैं चावल नहीं खाता, ये निगेटिव हो गया। अभी इंग्लिश में नहीं, अभी हम हिंदी में ही पढ़ते हैं। जब मैं कहूंगा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, तो मैं चावल खाता हूं का प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या मैं चावल खाता हूं, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। अब मैं बोलता हूं प्रश्न प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तब मैं कहूंगा मैं चावल खाता हूं का इंट्रा प्लस निगेटिव हो जाएगा, क्या मैं चावल नहीं खाता। तो ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। अब आप सीखिए आप इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप कहेंगे मैं चावल खाता हूं, आई ईट राइस। तो आपको सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट को। किसको रखना है? सब्जेक्ट को। देखिए, सब्जेक्ट पहले रहेगा। अब आप खाएं, चाहे कोई और खाएं, चाहे मैं खाऊं, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है और वो पहले रहेगा। फिर रहेगा उसका काम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा भाई? ऑब्जेक्ट। तो आई हो गया मैं, ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब, और राइस हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैं आम खाता हूं, मैं चावल खाता हूं, आई ईट राइस। मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। क्लियर? ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ आपको डू लगाना है। क्या लगाना है? डू। यू के साथ भी आपको डू लगाना है। तो इनके साथ आप डू लगा देंगे। तो समझ लीजिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आप डू लगाएंगे, थर्ड पर्सन के साथ आपको डिड लगाना है, डज लगाना है। क्या लगाना है? डज। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। जब मैं कहूंगा कि मैं चावल नहीं खाता, तब मैं कहूंगा आई डू नॉट ईट राइस। ठीक है, हम क्या कहेंगे? आई डू नॉट ईट राइस। नहीं के लिए हम डू नॉट कहेंगे, सिर्फ नॉट नहीं, डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट ईट राइस। अब
डू नॉट को हम साथ में हम कह सकते हैं डोंट। क्या कह सकते हैं? डोंट। डू प्लस नॉट मिलकर कहलाते हैं डोंट। तो हम कह सकते हैं आई डोंट ईट राइस। क्या कह सकते हैं? आई डोंट ईट राइस। मैं चावल खाता हूं, ये सकारात्मक है, पर मैं बोलूंगा इंट्रोगेटिव में क्या मैं चावल खाता हूं, तो जो आपने हेल्पिंग वर्ब देखा था उसको आप पहले लगा देंगे। तो डू आई ईट राइस, तो क्या के लिए हमने लगा दिया डू, मैं के लिए आई, काम है मेरा खाना, तो ईट हो गया, और चावल को हमने कहा राइस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? तो इसका स्ट्रक्चर समझिए कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका वर्ब रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव बनाएंगे तब स्ट्रक्चर क्या होगा? तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब में नॉट जुड़ेगा, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं, प्लस फिर आपको वर्ब रखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर आपको मिलते जा रहा है, इसको ध्यान रखिए और अपने सेंटेंस को बनाते रहिए। अगला, मैं चावल खाता हूं का इंट्रा प्लस निगेटिव हो जाएगा, क्या मैं चावल खाता हूं, तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो आप डू लगा सकते हैं, ठीक है, डू डिड, डू डज। अब क्या मैं चावल खाता हूं, डू, सब्जेक्ट आई, फिर रहेगा नॉट, फिर रहेगा वर्ब, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं चावल खाता हूं, डू आई ईट राइस, सॉरी, क्या मैं चावल नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट राइस। क्या मैं चावल नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट राइस। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो स्कूल। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उसके अभ्यास कर सकते हैं। अगला, अब मैंने कहा प्रेजेंट का तो आपने समझ लिया, अब आप समझिए पास्ट में क्या होगा। तो पास्ट का एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं तुम्हें देखता था, ठीक है, आप चावल का ही बना सकते हैं, मैं चावल खाता था, खाता हूं का पास्ट क्या हो जाएगा? मैं चावल खाता था। तो आप क्या कहेंगे? मैं चावल खाता था। अब आपको जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखना है कि अफर्मेटिव बनाते समय आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो खाना आपने ईट कहा, तो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। क्या कहेंगे? एट। तो आप कहेंगे मैं चावल खाता था, आई एट राइस, ठीक। जब आप इसका इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, अब आपको डू का यूज नहीं करना है, आपको डिड का करना है। किसका करना है? डिड का। तो आई यू वी दे, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनके साथ आपको डिड लगाना है। नहीं यार, डिड तो सबके साथ रहेगा, ठीक है। चलिए, जब आप पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं तो डिड रहेगा सबके लिए, डिड रहेगा सबके लिए। तो मैं जब निगेटिव बनाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं चावल नहीं खाता था, मैं चावल नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट राइस। तो जैसे ही आपने डिड का यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे आई डिड नॉट ईट राइस, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने दिया था मैं तुम्हें देखता था, तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं, मैं तुम्हें देखता था। आई वॉच्ड या सेव यू, ठीक है। वॉच होता है देखना और सी होता है देखना, अब दोनों का अलग अलग यूज है। वॉच आप तब कहेंगे जब आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो चल रहे हैं, हिल रहे हैं, जिनमें गति है, तो उसके लिए आप वॉच का यूज करेंगे। या सी का यूज आप तब करेंगे जब आप ऐसे चीजों को देख रहे हैं जो आपने अचानक देखा, अचानक, ठीक है। जैसे मैं दरवाजा खोला, मैंने राम को देखा, ठीक है, तो इसके लिए आप सी का यूज करेंगे। तो आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि सी लगाना है कि वॉच लगाना है। इनका सेकेंड फॉर्म सी का से हो जाता है, ठीक है, शॉ बोलेंगे, और वॉच का वॉच्ड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा मैं तुम्हें देखता था, आई शॉ यू, मैं तुम्हें देखता था, आई शॉ यू। अब मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं देखता था, आई डिड नॉट सी यू, क्योंकि अब जैसे आपने डिड का यूज किया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हम कहेंगे आई डिड नॉट सी यू। मैं चावल नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट राइस। मैं पानी नहीं पीता था, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? ठीक। अब अगला इंट्रोगेटिव।
क्या मैं तुम्हें देखता था, प्रश्नवाचक है, क्या मैं तुम्हें देखता था, तो आप डिड को पहले लगा दीजिए, डिड आई सी यू, क्या मैं तुम्हें देखता था, डिड आई सी यू। क्या मैं चावल खाता था, डिड आई ईट राइस, क्या मैं चाय पीता था, डिड आई ड्रिंक टी, क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, डिड आई टॉक स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप बोलेंगे इंट्रा प्लस नेगेटिव, क्या मैं तुम्हें नहीं देखता था, क्या मैं तुम्हें नहीं देखता था, तो आप कहेंगे डिड आई नॉट सी यू, डिड आई नॉट वॉच यू, क्या मैं चावल नहीं खाता था, डिड आई नॉट ईट राइस, क्या मैं गाना नहीं गाता था, डिड आई नॉट सिंग सॉन्ग। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। याद क्या रखना है, इंट्रा प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो पहले डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ है, काफी सरल है, समझ सकते हैं उससे। अब प्रेजेंट समझ लिया, पास्ट समझ लिए, अब आप फ्यूचर का नियम जानिए। फ्यूचर में सभी के साथ विल लगेगा। जब आप फ्यूचर के इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तब भी सब में क्या रहेगा, विल रहेगा। तो यहाँ पर कोई कंजट नहीं है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म या कोई नया हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कुछ नहीं है। विल रहेगा और सबके साथ विल रहेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा मैं चाय पीऊंगा, ठीक है। तो फ्यूचर की पहचान होती है गा गी से। आप जब भी कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसके लास्ट में गा हो, मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तो गा गी गे मतलब वो फ्यूचर क्या हो गया भाई, फ्यूचर। तो मैं चाय पीऊंगा, आई विल ड्रिंक टी। मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड बुक। मैं तुम्हें देखूंगा, आई विल सी यू, आई विल वॉच यू। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये तो अफर्मेटिव है, निगेटिव क्या होगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट ड्रिंक टी, सॉरी आई विल नॉट ड्रिंक टी। और विल और नॉट जब दोनों जुड़ते हैं, विल नॉट, तो वॉन्ट होते हैं, क्या होते हैं, वॉन्ट। मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई वॉन्ट ड्रिंक टी, आई वॉन्ट बोल देंगे। विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वॉन्ट कहेंगे। तो ये सेंटेंस हो सकता है, इनको हटा करके वॉन्ट, आई वॉन्ट ड्रिंक टी। क्लियर। अगला, मैं चाय नहीं पीऊंगा, सॉरी क्या मैं चाय पीऊंगा, क्या मैं चाय पीऊंगा, विल आई। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब था विल को पहले लिख दीजिए, तो विल आई ड्रिंक टी। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो विल आई ड्रिंक टी, ठीक है। क्या मैं चावल खाऊंगा, विल आई ईट राइस। क्या मैं किताब पढ़ूंगा, विल आई रीड बुक। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला, क्या मैं चाय नहीं पीऊंगा, विल आई नॉट ड्रिंक टी। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं चाय नहीं पीऊंगा, विल आई नॉट ड्रिंक टी। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट ईट फूड। क्या मैं घूमने नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो फॉर वॉक। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपने अभ्यास कर सकते हैं। तो आपने कुछ एग्जाम्पल देखा जिससे आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्लस उसी को आप कैसे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव उसमें बदलेंगे। अब शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। आपने देखा कि अगर आप प्रेजेंट के सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आपने कहा आई ईट राइस, क्या कहा, आई ईट राइस। अभी आपको पता चल गया अफर्मेटिव है, किसमें अफर्मेटिव। एग्जाम में पूछ दिया, इसी को लिख करके चेंज इनटू इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में बदलना है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा, इसका मतलब ये प्रेजेंट के सेंटेंस है। और प्रेजेंट के सेंटेंस में आई के साथ होता है डू का यूज। किसका यूज होता है, डू का। तो जैसे आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको सबसे पहले डू को लिखना है, फिर इसी को उतार देना है, डू आई ईट राइस। बस भाई हो गया, सिंपल है। अब अगर आप समझ लीजिए यहां पर अगर थर्ड पर्सन दिया, ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन को दिया है, तो फिर सब वर्ब में एस लगा होगा, ठीक है। जैसे वह चावल खाती है, सी इट्स। ओहो, सी इट्स राइस, ठीक है। तो इस तरह से दिया होगा। अब आप देखेंगे कि अगर इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो क्रियाओं में एस लगा रहेगा,
तो उस एस से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड पर्सन तो रहेगा ही रहेगा, क्रियाओं में एस लगा है मतलब वहां डस रहेगा, तो इनके साथ डस का यूज होता है, ठीक है, और इनके साथ डू का यूज होता है। तो सब्जेक्ट में अगर आई यू वी ये हो तो आपको डू लगाना है, थर्ड पर्सन हो तो आपको डस लगाना है। तो जैसे मैंने कहा कि सी इट्स राइस, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डस, आपको पता है तो आप सबसे पहले डस लिखेंगे, फिर आप सी लिखेंगे, अब एस को हटा देंगे, अब सिर्फ इट रहेगा और राइस रहेगा, ठीक है। जैसे डिड लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, उसी तरह से डस लगाने के बाद वर्ब का एस हट जाता है और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। क्लियर? अब अगर मैं पास्ट का सेंटेंस देता हूं तो मैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। यू एट राइस, मैंने कहा तुम चावल खाते थे, यू एट राइस, ठीक है। आपको यहां पर अगर इंट्रोगेटिव में बदलने को बोला तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब जो होगा वो सेकेंड फॉर्म में होगा। अब वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो इसके लिए आपको कम से कम 100 से अधिक वर्ब याद करने होंगे, क्योंकि बिना याद किए आप पहचान तो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। अब आपने जान लिया कि भाई वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तब क्या करेंगे, तब आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिड लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तो लिखना ही है, तो आपको सबसे पहले डिड लिखना है। अब सब्जेक्ट अगर कोई और हुआ तो, ही सी हुआ तो, सब्जेक्ट कुछ भी रहे डिड सबके साथ रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए जब आप पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं। तो डिड रहेगा, फिर जो भी सब्जेक्ट है यू है तो यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे डिड लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो एट का इट हो जाएगा, इट राइस। तो वर्ब के तीनों फॉर्म याद करना जरूरी है, क्योंकि मान लो आपको पता चल गया कि डिड का यूज करना भी है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही नहीं पता, उसी को उतार दिए तब भी प्रश्न गलत हो जाएगा। तो जैसे आपने एट देखा और डिड लगाया तो एट का इट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आपसे गलती नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने इसी का नेगेटिव बनाया, क्या बनाया, नेगेटिव, आई ईट राइस का नेगेटिव। नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज करना है, तो इनके साथ डू लगेगा तो डू नॉट, इसके साथ डज लगेगा तो डज नॉट, और पास्ट में डिड लगेगा तो डिड नॉट। शॉर्ट में क्या कहेंगे, डोंट, डजंट, डिडंट, ठीक है। अब तो मैंने कहा इसका नेगेटिव, तो आपको पता है प्रेजेंट में है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो प्रेजेंट और अफर्मेटिव है, तो आप कहेंगे आई डोंट ईट राइस। सिंपल, आप क्या कहेंगे, आई डोंट ईट राइस। अब अगर आई अगर यहां नहीं है तो यहां पर मान लीजिए सी है, तो सी होगा तो फिर यहां इट्स होगा, क्या होगा, इट्स होगा। तो इसको अगर नेगेटिव में बदलेंगे तो डज नॉट लगाना है, तो आप कहेंगे सी डजंट ईट राइस। क्लियर है? पास्ट के अगर सेंटेंस होते हैं, पास्ट के, तो पास्ट में तो फिर नेगेटिव बनाएंगे, तो इसी का अगर मैं बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा डिडंट ईट राइस। तो सहायता मिली, समझ में आया। अब मुझे उम्मीद है आप कन्वर्ट करने में गलती नहीं करेंगे इंटर और नेगेटिव बनाते समय। और चूंकि ये मैंने पूरा जब चारों बना दिया है तो उसको देखने के बाद तो आपसे गलती होना ही नहीं चाहिए, पर शॉर्ट में अगर जो चेंज होता है वो मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया। ठीक, अब क्या सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव में बदलने को बोला जाएगा, और कुछ नहीं, और भी आता है। प्रेजेंट को पास्ट में बदलने को भी बोला जाता है। जैसे मैंने कहा आई ईट राइस, ये अफर्मेटिव है और प्रेजेंट है क्योंकि वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने बोला इसको पास्ट में कन्वर्ट कीजिए, चेंज इनटू पास्ट सिंपल सेंटेंस। तो इसका पास्ट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। पास्ट करना है तो बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट तो प्रेजेंट रहे चाहे पास्ट रहे चाहे फ्यूचर रहे, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, मैं तो मैं ही रहूंगा। चावल तो चावल ही रहेगा, चावल बदलेगा क्या, फ्यूचर में चावल ही रहेगा, बदलता है भाई काम, ठीक है। तो आपको आई का आई लिखना है, पर पास्ट बोला मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ईट का एट, राइस का राइस। क्लियर है? तो प्रश्न जैसा भी हो, अगर अफर्मेटिव प्रेजेंट में हो और आपको पास्ट में बदलने में बोले प्रेजेंट को पास्ट में, तो याद रखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, याद रहेगा। अब
क्या सिर्फ पास्ट में बदलने को बोलेगा, फ्यूचर नहीं बोल सकता? तो बोल सकता है भाई फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या करना है, विल लगाना है। फ्यूचर में सबके साथ विल, तो आप कहेंगे आई विल, बाकी पूरा वही ईट राइस। तो फ्यूचर काफी सरल है, क्योंकि वही चीजें आपको लिखनी है, नया ऐड करना है ईट से पहले विल, बस, बाकी ये बन जाएगा। तो इसको नहीं पूछेगा, काफी ये सरल है, और अगर आ गया तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि अब आपने सीख लिया। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले। टेंस अगर आपको कोई पढ़ाएगा तो सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ाएगा वो है कंटिन्यूअस का सेंटेंस। कंटिन्यूअस होता है क्या है, वह काम जो अभी चल रहा है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, तो जो काम अभी चल रहा है ये सब होते हैं कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में आपको प्रेजेंट को समझना है, पास्ट को समझना है, फ्यूचर को समझना है। कुछ काम आप अभी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, कुछ काम आप पहले कर रहे थे, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, मैं लिख रहा था। कुछ काम आप फ्यूचर में कर रहे होगे, मैं क्लास में बैठ रहा हूँगा, मैं गाना गा रहा हूँगा, मैं रायपुर जा रहा हूँगा, कुछ भी। तो इस तरह से काम होते हैं। थर्ड पर्सन के साथ भी होगा, वो पढ़ रही होगी। तो आप समझ गए कि कंटिन्यूअस मतलब अभी काम चल रहे हैं, और रहे हैं, रहे हो, रही है से इसकी पहचान होती है। तो आपको पढ़ाया जाएगा स्कूल में, ट्यूशन में, बुक में, कि इसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे। पर क्या ये पूरा सही है? क्या ये इसको पूरा डिफाइन कर देता है? क्या इससे ही क्लियर हो जाता है? नहीं, सिर्फ ये चीजों से इनकी पहचान नहीं होती। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़े हैं तो आप इंग्लिश बोलने में अटक जाएंगे, आप इंग्लिश बोलते समय फंस जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से साथ एडवांस लेवल का भी सीखें, तो आप समझिए एक ऐसा नियम जो मैं बता रहा हूं, आपको ये समझना है कि जिस काम के बारे में आप बता रहे हैं वो काम अगर अभी का है, वो अभी चल रहा है, तो वो सब अभी चल रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूअस के होंगे। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके शब्द के या क्रिया के अंत में या वाक्यों के अंत में रहा, रही हो। ठीक है, जैसे देखिए, मैं अभी दरवाजे के बाहर गया, जस्ट दरवाजा खोला, किसी ने मुझे पूछा तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? मेरा भाई कमरे में बैठा है। तो मैंने बोला वो कमरे में बैठा है। तो मैं क्या कहूंगा, वो कमरे में बैठा है। तो अब मैं देखूंगा कमरे में बैठा है, रहा, रही तो नहीं है उसमें, सिर्फ क्या लिखा है, कमरे में बैठा है। तो क्या वो कंटिन्यूअस नहीं है? दिमाग लगाइए। अब आपको अगर ऐसा पढ़ाया गया है कि रही है, रहा है, तो आप फंस जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने अभी जस्ट बाहर निकला और उसने पूछा तो मैंने बताया कि वो अभी कमरे में बैठा है। तो अभी बैठा है, वो अभी भी बैठा है, वो खड़ा हो गया है या कहीं घूम नहीं रहा है, अभी भी बैठा है। तो काम अभी चल रहा है, वो अभी भी वहां बैठा है, तो वो अभी गति में है, अभी चल रही है, तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। वो भी बैठा है, ही इज सिटिंग, ठीक है, इन रूम, कमरे में। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ रहा, रही नहीं, ऐसा हर काम जो आपने बताया जो अभी चल रहा है वो सब के सब कंटिन्यूअस होंगे। आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने पूछा अभी तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? मैं बैठा हूं। तो क्या मैं बैठ रहा हूं ऐसा बोलेंगे? नहीं, आप क्या बोलेंगे? मैं बैठा हूं। तो अभी आपने बताया अभी आप बैठे हैं, इसलिए वो क्या हुआ? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये हो गया एडवांस लेवल का ज्ञान, जहां पर रहा, रही जरूरी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब हम समझते हैं जो बेसिक नियम से टेंस सिखाया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी का सेंटेंस बनाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? एक सेंटेंस को लेकर के चलते हैं। मैं टीवी देख रहा हूं, तो मैं टीवी देख रहा हूं का पास्ट क्या हो जाएगा? मैं टीवी देख रहा था, हूं को था कर दीजिए, तो हो गया पास्ट। मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा था। अब फ्यूचर क्या हो जाएगा? था को हटाकर अब गा, मैं टीवी देख रहा होऊंगा। क्लियर है? तो वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अगला, आप टीवी देख रहे हैं, प्रेजेंट है, तो पास्ट क्या होगा? आप टीवी देख रहे थे। तो फ्यूचर क्या होगा? आप टीवी देख रहे होंगे। थर्ड पर्सन, वह टीवी देख रही है, वह टीवी देख रही थी, वह टीवी देख रही होगी। तो सब्जेक्ट जो भी हो आप उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब बना सकते हैं, ठीक। अब हिंदी में तो हमने लिख लिया, अब इंग्लिश में जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो किनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे मैंने नीचे में लिखा है। स्ट्रक्चर बताता हूं कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट बनाते हैं, प्रेजेंट, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है? सब्जेक्ट। फिर रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर रहेगा उसमें मेन वर्ब, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट।
तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। अब मैं हो गया आई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, तो आई के साथ एम लगाना है। तो हमेशा जब आप कंटिन्यूअस के बाद बताएंगे तो आई एम, तो एम लग गया। काम अब बताना है भाई, काम क्या है, देखना काम है, तो वॉचिंग। टीवी के साथ हम वॉच ही लगाएंगे क्योंकि टीवी में गति है, जो भी चीज देख रहे हो चल रही है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, तो टीवी का टीवी। क्लियर। अब अगला उसका पास्ट। तो पास्ट में आप जैसे प्रेजेंट में आपने एम लगाया था, तो पास्ट में आप आई सी ही नेम इन चारों के साथ वॉज लगाएंगे, वॉज। तो आप कहेंगे मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। फ्यूचर क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल भी लगाना है। इनके जैसे अलग अलग चीज याद नहीं करनी है, फ्यूचर में सब में विल भी रहेगा। क्या रहेगा, विल भी। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। मैं गाना गा रहा हूँ, आई विल बी सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। मैं डांस कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो आई विल बी डांसिंग। मैं घर में नाच रहा हूँ, आई विल बी डांसिंग इन होम, एट होम। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपना अभ्यास बढ़ा सकते हैं और आगे बहुत सारे वाक्य बना करके अभ्यास कर सकते हैं। अगला, आप टीवी देख रहे हैं। अब मैं को हटा दिया, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं सेकंड पर्सन के साथ। तो सेकंड पर्सन के साथ यू के साथ आर लगेगा। तो मैंने बताया यू हो, वी हो, दे हो, इनके साथ आर लगेगा। तो आप टीवी देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग टीवी। हम टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। तो सब्जेक्ट में यू हो, चाहे हम हो, चाहे वे हो, इन सब के साथ रहेगा आर। क्लियर, ठीक। तो फिर पास्ट में क्या होगा, पास्ट में आर का पास्ट हो जाता है वर। तो आपको वर लगाना है, किनके साथ, यू वी दे, इनके साथ वर लगाना है। तो आप टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। हम टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग टीवी। वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी, ठीक है। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, सॉरी, आई वॉज ईटिंग खाना, फूड, आई वॉज वॉचिंग आई वॉज वॉचिंग, अरे यार बार बार अब वॉचिंग पढ़ा है तो वॉचिंग आ रहा है। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। आप खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। तो आपने देखा, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। पीना, मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। आप पानी पी रहे थे, यू वर ड्रिंकिंग वाटर। वे पानी पी रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से और भी सेंटेंस बन सकते हैं। अगला, आप टीवी देख रहे होंगे, यहां तो विल भी रहेगा, यू विल बी वॉचिंग टीवी। आप खाना खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग फूड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला, अब हम थर्ड पर्सन के साथ चलते हैं। तो थर्ड पर्सन में आपको इज लगाना है। क्या लगाना है भाई, इज। तो ही हो, चाहे सी हो, चाहे नाम हो, ठीक है। यहां पर राम खा रहा है, कि वह खा रहा है, कि वह खा रही है, जो भी हो, इन सब के साथ इज लगेगा। राम खा रहा है तो राम इज ईटिंग, वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग, वह टीवी देख रही है तो सी इज वॉचिंग टीवी, राम टीवी देख रहा है तो राम इज वॉचिंग टीवी। जो भी हो, जो भी देखेगा उसके साथ इज लगाना है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। तो मुझे और आपको छोड़ करके जो भी होंगे वो सबके साथ इज लगेगा। वह टीवी देख रही थी, तो जैसे मेरे साथ वॉज लगा वैसे उनके साथ भी वॉज लगेगा। तो सब्जेक्ट मैं हूं, चाहे वह हो, चाहे ही हो, चाहे नाम हो, इन सब के साथ आपको वॉज लगाना है। क्या लगाना है, वॉज। तो देखिए, वह टीवी देख रही थी, सी वॉज वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी। सोनू टीवी देख रहा था तो सोनू वॉज वॉचिंग टीवी। नाम जिसका भी हो सबके साथ आएगा वॉज। अगला, फ्यूचर, विल बी, सब में क्या रहेगा, विल बी रहेगा। तो आपने ये देखा। अब देखिए, इनका आप इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो चूंकि आपने इसका देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको भी आप बहुत आसानी से समझ के बना सकते हैं। तो अगर मुझे बनाना हुआ, मैं देख रहा हूं का नेगेटिव, मैं देख रहा हूं अफर्मेटिव है, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैं नहीं देख रहा हूं। तो नहीं जब आप कहेंगे तो एम के बाद नॉट लगेगा। आपने स्ट्रक्चर देखा है ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहेगा। तो मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी।
क्लियर, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। अगला पास्ट का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, ठीक है, मैं टीवी देख रहा था, का मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं बोलूंगा आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। वैसे ही सेकेंड पर्सन के साथ अगर आप बनाते हैं जिसके साथ आर होता है तो इसका हो जाएगा आप टीवी नहीं देख रहे थे, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। तो आप शॉर्ट में तुरंत क्या कहेंगे, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। आप टीवी नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। तो यू तो रहेगा, आर के जगह आपको वर लगाना है, नॉट लगाना है, बाकी सब वही रहेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन आती है तो आपको लगाना है सी इज नॉट वॉचिंग टीवी। पास्ट में सी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। अब नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है तो जुड़ जाता है, तो एम नॉट आंट बोलते हैं, वाज नॉट वजंट बोलते हैं, आर नॉट आरंट बोलते हैं, वर नॉट वंट वर नॉट को वरंट, और इज नॉट को इजंट, वाज नॉट को वजंट। तो इस तरह से इनके आप बना सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। तो आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए इंट्रोगेटिव जब आप बदलेंगे तो आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलो भाई, मैं टीवी देख रहा हूं का इंट्रो हो जाएगा क्या मैं टीवी देख रहा हूं, क्या मैं टीवी देख रहा हूं, तो मेरे साथ एम लगा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले एम आएगा। सब्जेक्ट है आई, काम है देखना मतलब वॉच, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। तो जब मैं बोलूंगा कि मैं टीवी देख रहा हूं को आप इंट्रोगेटिव में बताइए तो आप क्या कहेंगे, एम आई वॉचिंग टीवी, एम आई वॉचिंग टीवी। क्या मैं चावल खा रहा हूं, एम आई ईटिंग राइस। क्या मैं पानी पी रहा हूं, एम आई ड्रिंकिंग टी। क्या मैं तुम्हें देख रहा हूं, एम आई वॉचिंग यू। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव का निगेटिव बनाना बहुत सरल है। पता होना चाहिए कि जब नेगेटिव बनाएंगे तो एम के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, नॉट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो एम को पहले लिख दीजिए और बाकी वो पहले आए तो बाकी सब खिसक जाएंगे, उधर ही रहेंगे, तो हो गया नेगेटिव। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना बहुत सरल है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटर प्लस नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, तो देखिए एम तो आप पहले ही अलग कर चुके हैं इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव भी ऐड करेंगे तो एम आई नॉट वॉचिंग टीवी। क्लियर। तो इंट्रोगेटिव बना लिए ना, तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दीजिए, बाकी सब खिसक जाएंगे उसके बाद, तो उसके लिए जगह दे करके। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इंटर प्लस नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप वाक्यों को कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपसे आराम से बन जाएंगे। अब इसमें और भी चीजें बाकी हैं, अभी प्रेजेंट परफेक्ट बचा है। परफेक्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसको बताने से पहले आपको वर्ब के फॉर्म याद होना चाहिए। तो पहले तो आप वर्ब के फॉर्म याद कीजिए, ठीक है, अपने बुक से देखिए, डिक्शनरी से देखिए। बाकी मैं इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको ये सब देता रहूँगा जहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो को पाएंगे और उनका बोल बोल कर अभ्यास करेंगे और बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाइए, कमेंट करें और बताएं कि हाँ हमसे बहुत सारे वाक्य बन गए और हम उसको बोल बोल कर अभ्यास करते हैं, ठीक है। अब जब भी ऐसे कोई काम आपको बताना होगा, जैसे तुरंत किसी ने पूछा तुम अभी क्या कर रही हो, और तुम कहोगे कि तुम अभी मैं खाना बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं कपड़े पहन रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, सब कुछ जो आप अभी कर रहे हैं अब आप इनकी सहायता से इंग्लिश में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अभी कोई फोन करके पूछे क्या कर रहे हो, मैं क्या बोलूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब किसी को पढ़ा रहा हूँ मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग यू, या उसका नाम आई एम टीचिंग राहुल, ठीक है, आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब। तो अब मैं चाय बना रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम मेकिंग टी। मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग। तो कुछ भी जो आप अभी काम कर रहे हैं उसको आप इंग्लिश में इस तरह से बता सकते हैं।
तो आपको अभ्यास करना है और बहुत सारे वाक्य बनाना है, और सिर्फ लिखने का काम नहीं करना है, बोल बोल कर अभ्यास करना है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आपका काम है कि आप इसको समझिए और सेंटेंस बनाइए और उसका बोल बोल कर अभ्यास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।